हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम इसी टॉपिक को, अपना वेक्टर प्रोडक्ट को, क्रॉस प्रोडक्ट को आगे कैरी ऑन करेंगे। तो कंटिन्यू करेंगे अपना ये सब्जेक्ट। तो हम पढ़ रहे थे क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट या इसे बोलते हैं वेक्टर प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट। तो इसमें मैंने आपको ये बताया था कि अगर दो वेक्टर्स मेरे पास ऐसे हैं, ये मान लीजिए ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है और ये एंगल थीटा है, और हमें इनका क्रॉस प्रोडक्ट करना है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर ये करना है। तो हम इस बी का वो कंपोनेंट लेते हैं जो परपेंडिकुलर टू ए हो। तो ये आ जाएगा मेरे पास ऐसे, ये बी साइन थीटा, क्योंकि इसका इधर एक कंपोनेंट आएगा, वो आएगा बी साइन कॉस थीटा, और ये आ जाएगा बी साइन थीटा। ठीक है, तो मेरे पास आ जाएगा, इसको हम ऐसे लिखते हैं ए मॉडुलस बी मॉडुलस साइन थीटा, और कोई भी एन कैप, इसकी एक डायरेक्शन है, डायरेक्शन हम राइट हैंड थंब रूल से लेते हैं। तो ये मेरे पास आ गया ए बी साइन थीटा एन कैप। ये जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन हम अपनी राइट हैंड थंब रूल से लेते हैं। जैसे ए क्रॉस बी कर रहा हूँ तो अपने हाथ को ए की डायरेक्शन में रखिए और बी की डायरेक्शन में आप अपनी उंगलियां घुमाइए राइट हैंड की। तो डायरेक्शन ऑफ थंब विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ दिस न्यू वेक्टर, जो नया वेक्टर बन रहा है। और ये वेक्टर होता है जो इन दोनों के वेक्टर्स के परपेंडिकुलर होता है हमेशा। ठीक है, ये चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। फिर हमने यूनिट वेक्टर का प्रोडक्ट निकालना सीखा था, यूनिट वेक्टर प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट। यूनिट वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट हमने सीखा था, और मैंने आपको बताया था कि अगर मान लीजिए मेरे पास ए वेक्टर है, जैसे 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, और दूसरा है मेरे पास बी वेक्टर है, जो वो है मेरे पास माइनस आई कैप प्लस जे कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप, ऐसे है। तो हमें इसका क्रॉस प्रोडक्ट करना है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो जब हम इसको लिखते हैं, मैंने आपको बताया था आई कैप जे कैप और के कैप, और इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एरोज लगाते हैं। एरोज लगाने के बाद हम देखते हैं आई को आई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा, प्लस 2i कैप इंटू जे कैप, वो मेरे पास आ जाएगा 2, और आई क्रॉस जे क्या आता है, पॉजिटिव के कैप, प्लस 2i कैप एंड 2k कैप, 2 2 ज़ार 4 एंड i इंटू के उल्टी डायरेक्शन में आ गया मेरे पास माइनस जे कैप, प्लस फिर 3j कैप, और ये 3 इंटू 1 इज़ माइनस थ्री आ गया जे इंटू आई, जे क्रॉस आई, जे पहले है और आई बाद में है, तो जे क्रॉस आई मतलब हो गया माइनस के कैप, प्लस फिर 3j और 3j 0 आ गया, ये 0 लिख लेते हैं, और 4 इंटू 2 8, और सॉरी ये 3j इंटू 2 6 आना था, 3 इंटू 2 6 जे क्रॉस के, तो पॉजिटिव आई कैप आ गया, ये आई कैप आ गया, प्लस फिर इसको 4 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 आ गया, और के क्रॉस आई है तो पॉजिटिव जे कैप आ गया। फिर मेरे पास आ गया 4 के कैप इंटू जे कैप, 4 इंटू 4 इज़ 4, 4 इंटू 1 इज़ 4, के क्रॉस जे मतलब नेगेटिव आई कैप आ गया मेरे पास, ऐसे। और इसको इसके साथ करेंगे तो 0 आ जाएगा, और सॉल्व करने पे जो मेरे पास आंसर आता है वो आ गया 2k कैप माइनस 4j कैप माइनस माइनस प्लस 3k कैप प्लस 0 को छोड़ देते हैं 6i कैप माइनस 4j कैप माइनस 4i कैप, ये आ गया। अब आई कैप की टर्म्स लेते हैं, ये आई कैप है और ये आई कैप है, तो 6 माइनस 4 इज़ 2i कैप। फिर जे वाली टर्म्स लेते हैं, 4 और 4 माइनस 8j कैप, एंड ये आ गया मेरे पास प्लस 5k कैप। तो ये एक मेथड मैंने आपको सिखाया था, एक क्रॉस यूनिट, 2 यूनिट वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट लिखने के लिए। अब एक मेथड और है हमारे पास, अगर आपको ये अच्छा लगे तो आप ये मेथड यूज़ कर सकते हो, या दूसरा मेथड है जो उससे भी मैं आपको निकाल के सिखाता हूँ, दैट इज़ कॉल्ड मैट्रिक्स मेथड। ये जो ICSE के बच्चे होते हैं, इन्होंने थोड़ा सा मैट्रिक्स देखा होता है, थोड़ा सा सुना होता है इसके बारे में, बट
आपको मैट्रिक्स से कोई लेना देना नहीं है, आप जस्ट मेथड देखिए कि कैसे करते हैं। ये मैट्रिक्स आप +2 में मैथ्स में अच्छी तरह पढ़ोगे, हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं है फिज़िक्स में, जस्ट एक मेथड है वो, तो मेथड की तरह ही इसको सीखेंगे, बहुत डिटेल में हम उसके नहीं जाएंगे। तो मेथड क्या है, यही दो वेक्टर लेते हैं, एक ये वेक्टर और एक ये वेक्टर है, ये दोनों वेक्टर लेते हैं और इनका क्रॉस प्रोडक्ट लेना है हमें, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो इनको कैसे लेते हैं, देखिए हमारे पास आई कैप, जे कैप और के कैप है, इसको ऐसे लिखते हैं, ऐसे, दिस इज मैट्रिक्स साइन। तो इसके नीचे हम जो आई के साथ टर्म्स लगी हुई हैं, जो जे के साथ लगी हैं, जो के साथ लगी हैं, उनको वैसे लिख लेंगे। ये आई जे के कैप लिख लिया, फिर आई के साथ क्या लगा हुआ है 2, और एक आई के साथ यहाँ पे लगा हुआ है -1, जे के साथ क्या लगा हुआ है 3, और यहाँ पे जे के साथ लगा है 1, फिर के साथ लगा है 4, और यहाँ पे के साथ लगा है 2। ये मैं आपको सेकंड मेथड बता रहा हूँ क्रॉस प्रोडक्ट लेने का। एक तो ये मेथड आ गया, ये आंसर आ गया, अब इस मेथड से भी यही आंसर आना चाहिए। तो देखिए इसको कैसे लेते हैं, ये बहुत ध्यान से करना पड़ता है। जैसे मान लीजिए मैं लिखूँगा यहाँ पे आई कैप है ना मेरा यहाँ पे, तो मैं आई कैप लिख लेता हूँ, आई कैप। फिर आई कैप के नीचे वाले अक्षरों को और इसको हम छोड़ देंगे, और बाकी बचे 4 है जो, इनको लिखेंगे। इनको प्रोडक्ट करते हैं, पहले इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे 3 × 2 = 6, माइनस लिखेंगे, और 4 × 1 = 4। फिर हमारे पास आ जाएगा, जब हम सेकंड लिखेंगे तो हमारे पास हम इसको नेगेटिव से लिखते हैं। पहले इसके सामने प्लस लिखा था, वो प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं इसलिए लिखा नहीं था। अब ये नेगेटिव लिखेंगे और जे कैप से स्टार्ट कर देंगे, पहला पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव, तो जे कैप आ गया। अब जब मैं जे कैप को ले रहा हूँ तो ये वाली लाइन छोड़ दूंगा, जे कैप के सामने वाले सारे अक्षर छोड़ दूंगा, ये तीनों छोड़ देंगे और ये सारा छोड़ देंगे। बचा मेरे पास 2, 4, -1 और 2। तो इसको मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करता हूँ और 4 को -1 के साथ करता हूँ, तो 2 के साथ किया तो 4 आ गया, -4 × -1, 4 × -1। फिर हमारे पास प्लस लेंगे और के कैप लिख लेंगे। ये इसका स्टैंडर्ड मेथड है करने का, ठीक है। ये क्यों है, ये मैथ्स में आप मैट्रिक्स चैप्टर में +2 में पढ़ लोगे, अभी हमें इससे लेना देना नहीं है, हम जस्ट इसको एक मेथड की तरह देख रहे हैं, सोच रहे हैं। अब के है तो के सामने वाली और ये वाली टर्म छोड़ देंगे, तो बचा हमारे पास ये 4 अक्षर 2, 3, -1, 1। तो 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो आ गया 2, और माइनस लेंगे और 3 को -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो -1 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये मेरे पास आ गया 6 - 4 = 2 आई कैप माइनस जे कैप 4, माइनस माइनस हो गया +4 प्लस के कैप एंड 2 और -+3। तो ये मेरे पास आ गया 2 आई कैप -8 जे कैप +5 के कैप। तो देखिए ये आंसर और ये आंसर मैच कर गए ना, तो ये एक दूसरा मेथड है। अगर ये मेथड अच्छा लगता है तो ये अप्लाई कर लो, अगर ये मेथड आपको अच्छा लगता है तो ये यूज़ कर लो, जो मेथड आपको अच्छा लगता है उसको आप यूज़ कर लो। मैं मैट्रिक्स मेथड से आपको एक और क्वेश्चन करवाता हूँ आपको प्रैक्टिस के लिए, ताकि आपको अगर कोई कन्फ्यूज़न हो तो समझ आ जाए, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। मान लीजिए वही करना हमें, क्रॉस प्रोडक्ट है, ए वेक्टर मेरे पास गिवन है, कोई भी अक्षर ले लेते हैं हम, कुछ भी मतलब आई कैप -4 जे कैप +2 के कैप, और बी वेक्टर है मेरे पास -2 आई कैप +3 जे कैप, और यहाँ पे ले लेते हैं -के कैप। तो हमारे पास सपोज ये दो वेक्टर हैं, हमें फाइंड करना है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो इसको करने का मेथड है, पहले आप मैट्रिक्स मेथड से करके सिखाता हूँ। ये तो बहुत आसान मेथड है पहले वाला, ये तो आपको समझ आ गया होगा। ये थोड़ा सा लंबा पड़ता है बट ये सही है मेथड, ये थोड़ा सा छोटा है, ये भी सही है मेथड। जो आपको अच्छा लगे वैसे कर लो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई कैप, जे कैप और के कैप ऐसे लिख लेंगे हम, और फिर जो आई के कॉफिशेंट है उनको लिख लो। आई का इधर कॉफिशेंट है 1 और इधर कॉफिशेंट है -2। फिर जे है, जो जे का एक कॉफिशेंट है -4 और एक का कॉफिशेंट है +3। के एक कॉफिशेंट है 2 और दूसरा कॉफिशेंट है -1। तो अब हम इसको लिखना स्टार्ट करते हैं। पहले आई कैप लिखते हैं, फिर हम ये आई कैप के नीचे वाले 2 अक्षर छोड़ देते हैं और इनको मल्टीप्लाई करते हैं।
-4 पहले ऐसे ही करना है, पहले इनको करोगे तो गलत हो जाएगा, पहले ऐसे ही करना है आपको, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे। तो आ गया -4 इंटू -1, फिर माइनस आ जाएगा एंड 3 इंटू 2 6 यहाँ पे आ जाएगा, फिर आ गया -j कैप। ये नेगेटिव j अपनी तरफ से लिखते हैं, पहले पॉजिटिव नेगेटिव और फिर तीसरी टर्म पॉजिटिव है, तो ये नेगेटिव अपनी तरफ से लिखेंगे, फिर j के नीचे वाले अक्षर छोड़ देंगे और बाकी दो को मल्टीप्लाई करेंगे। 1 इंटू -1, 1 इंटू -1 नेगेटिव आ जाएगा, 2 इंटू -2, फिर ब्रैकेट बंद और फिर पॉजिटिव k कैप, और k के नीचे जो अक्षर हैं दो वो छोड़ देंगे, इनको मल्टीप्लाई करेंगे। 3 इंटू 1 इज़ 3 -4 इंटू -2 दैट इज इक्स टू +8। ठीक है, तो वो मेरे पास आ गया, ये आ गया आई कैप, ये आ गया मेरे पास +4 -6 -j कैप, ये आ गया -1 और नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव +4 प्लस k कैप एंड ये आ गया -5। तो मेरे पास आया -2 आई कैप और ये आ गया -3 j कैप और -5 k कैप, ये आंसर आ गया। अब आप इसको चेक करने के लिए दूसरे मेथड से भी आप कर सकते हो, ये मैंने आपको सिखा दिया मैट्रिक्स मेथड, कि मैट्रिक्स मेथड से ऐसे करते हैं। आपको बोला जाए कि फाइंड इसी क्वेश्चन का आगे पार्ट है, फाइंड यूनिट वेक्टर अलोंग ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो बहुत आसान है, आपको ये आता है बेसिकली, बट फिर भी एक क्वेश्चन के तौर पे हम इसको कर लेते हैं। पहले आपको ऐसे क्वेश्चन आ जाए, क्वेश्चन था फाइंड यूनिट वेक्टर अलोंग दिस डायरेक्शन, तो आपको पहले ये ए क्रॉस बी निकालना पड़ेगा, ए क्रॉस बी आ गया। अब हमें यूनिट वेक्टर निकालना है, तो मान लीजिए मैंने इस वेक्टर का नाम रख लिया आर कैप। तो आर कैप कैसे होता है, वो होता है आर वेक्टर बाय आर मॉडुलस, तो आपके पास आर कैप आ जाएगा। तो आर वेक्टर है मेरे पास, नेगेटिव मैं कॉमन ले लेता हूँ, 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 5 के कैप, और इनका मॉडुलस लेंगे तो कितना आ जाएगा, आर वेक्टर का मॉडुलस लेंगे तो ये आ जाएगा 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, तो आ गया मेरे पास 4 प्लस 9 प्लस 25 अंडर द रूट, और ये आ गया मेरे पास 25 35 और 3 38 38, इतना ही हो गया ना, हाँ सही है 38। तो यहाँ पे आ जाएगा अंडर रूट 38। तो ये जो मेरा यूनिट वेक्टर आया वो आया मेरे पास 19 तो इसको हम सॉल्व नहीं कर सकते फर्दर, तो सिंपली हम लिख लेंगे 2 बाई अंडर रूट 38 आई कैप माइनस 3 बाई अंडर रूट 38 जे कैप माइनस 5 बाई अंडर रूट 38 के कैप। ये मेरे पास इसका आंसर आ गया। ठीक है, अब आगे देखिए, इसका थोड़ा सा मतलब टफ क्वेश्चन कहलाता है, वो देखते हैं। आपको बोला जाए हमारे पास है फाइंड द component ऑफ अ वेक्टर, और वेक्टर हमें गिवन है ए वेक्टर इज इक्वल टू 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप, सिंपल इतना ही है, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ आई कैप प्लस जे कैप एंड आई कैप माइनस जे कैप। अब जब वो कंपोनेंट बोले ना, ये क्वेश्चन इसीलिए करवा रहा हूँ मैं आपको ताकि आपको पहचान आए कि क्या पूछ रहे हैं। फाइंड द कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर, जब वो कंपोनेंट पूछ रहे हैं तो उनका मतलब है कि आप यूनिट वेक्टर फाइंड कीजिए इन द डायरेक्शन ऑफ दिस। तो आपको यूनिट वेक्टर या आपको वेक्टर फाइंड करना है इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में। इस क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन इसका करते हैं। जब वो बोल रहे हैं अलोंग का मतलब है कि हम डॉट प्रोडक्ट की बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम यूनिट वेक्टर फाइंड करते हैं। यूनिट वेक्टर अलोंग आई कैप
प्लस जे कैप। इसके अलॉन्ग यूनिट वेक्टर कितना लिखेंगे, तो आ जाएगा मेरे पास आई कैप प्लस जे कैप बाई √2। ये तो आप समझ गए होंगे कि यूनिट वेक्टर कैसे लिखा है मैंने। यूनिट वेक्टर के लिए ए वेक्टर, ये वेक्टर डिवाइडेड बाई इसका मॉडुलस लिखेंगे, तो मॉडुलस इसका लेंगे तो 1² प्लस 1² कितना आ जाएगा √2। तो ये मैंने नीचे लिख दिया, ये मेरे पास वेक्टर आ गया अलॉन्ग दिस डायरेक्शन। अब मेरे पास यूनिट वेक्टर आ गया इन दिस डायरेक्शन, तो हमें इनका डॉट प्रोडक्ट करना है, ठीक है। तो डॉट प्रोडक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, क्योंकि अलॉन्ग दिस डायरेक्शन फाइंड करना ना, इस डायरेक्शन के अलॉन्ग, तो इस वेक्टर को और इस वेक्टर को, ये जो वेक्टर है इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास कंपोनेंट आ जाएगा। कंपोनेंट का मतलब है कि हमें यूनिट वेक्टर ही चाहिए एक तरह का। तो हम इनका डॉट प्रोडक्ट करेंगे। डॉट प्रोडक्ट किया तो ए वेक्टर डॉट, इसको नाम दे देते हैं कुछ आर कैप, आर कैप, ठीक है। तो मेरे पास आ गया, ये आ गया 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप डॉट आई कैप प्लस जे कैप डिवाइडेड बाई √2। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमें पता है डॉट प्रोडक्ट में 3 आई को आई के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 आ गया, प्लस 2 को जे के साथ करते हैं तो 2 आ गया बाई √2, तो आ गया मेरे पास 5 बाई √2। तो ये आ गया मेरे पास, इसका मॉडुलस आ गया इस वेक्टर का, ठीक है। अब मेरे पास सिंपल क्या आया, मेरे पास ये चीज़, ये क्या है, मैग्नीट्यूड। हमें पता है दैट ए वेक्टर इज इक्वल्स टू ए मॉडुलस और कुछ आर कैप, ऐसे होता है। अब आप सिंपली सोचिए, समझिए कि ये मेरे पास क्या चीज़ आ गई, ये मेरे पास मैग्नीट्यूड आ गया और हमें यूनिट वेक्टर चाहिए अलॉन्ग दिस डायरेक्शन, ठीक है। तो मेरे पास आ जाएगा, ये मेरे पास मैग्नीट्यूड आ गया, तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, इस वेक्टर के साथ। तो यूनिट वेक्टर अलॉन्ग, या इसको ऐसे लिख लेते हैं, वेक्टर अलॉन्ग कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर अलॉन्ग आई कैप प्लस जे कैप, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड को 5 √2 को इस वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे यूनिट वेक्टर के साथ, आई कैप प्लस जे कैप बाय √2। तो मेरे पास इस डायरेक्शन में वेक्टर आ जाएगा। यहाँ पे देखिए, ये मॉडुलस को हमने यूनिट वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, ये मॉडुलस आया था और ये यूनिट वेक्टर है, तो मेरे पास आ जाएगा 5 आई कैप प्लस 5 जे कैप बाई 4। तो ये मेरे पास आंसर आ गया। एक सॉरी, ये 4 नहीं आएगा, ये 2 आएगा, क्योंकि √2 और √2 मल्टीप्लाई हो रहा है। ऐसे ही आप यहाँ पे भी फाइंड कर सकते हो। पहले आप इस वेक्टर के लिए आपको अलॉन्ग द डायरेक्शन, इस डायरेक्शन के अलॉन्ग एक यूनिट वेक्टर चाहिए, एक कंपोनेंट ऑफ वेक्टर चाहिए। तो सबसे पहले आप इसका यूनिट वेक्टर निकालो, तो ये मेरे पास यूनिट वेक्टर ऐसा आ जाएगा इसमें। फिर आप इस वेक्टर के साथ इसको मल्टीप्लाई करो तो आपके पास एक मैग्नीट्यूड आ जाएगा। फिर इस मैग्नीट्यूड को इस यूनिट वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करो तो आपको कंपोनेंट ऑफ वेक्टर अलॉन्ग दिस डायरेक्शन मिल जाएगा, ठीक है। तो इसको भी हम कर ही लेते हैं। सबसे पहले निकालते हैं यूनिट वेक्टर अलॉन्ग आई कैप माइनस जे कैप, तो वो आ जाएगा मेरे पास आई कैप माइनस जे कैप बाई √2, ऐसे ही आ जाएगा ये बिल्कुल। और फिर हमें निकालना है ए वेक्टर डॉट आर कैप, इसको आर कैप लिखना, इसको आर कैप नहीं लिखना चाहिए मेरे हिसाब से, तो हम इसको ऐसे लिख लेते हैं। ये जो वेक्टर है 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप और इसका डॉट प्रोडक्ट करना है। डॉट प्रोडक्ट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें अलॉन्ग दिस डायरेक्शन चाहिए। तो आई कैप माइनस जे कैप बाई √2, तो ये मेरे पास आ जाएगा 3 माइनस 2 बाई √2, तो आ गया मेरे पास 1 बाई √2। अब हमें कंपोनेंट ऑफ वेक्टर अलॉन्ग दिस डायरेक्शन चाहिए, तो कंपोनेंट ऑफ वेक्टर अलॉन्ग आई कैप माइनस जे कैप, तो हम इस मैग्नीट्यूड को इस यूनिट वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, इस यूनिट वेक्टर के साथ। तो आया आई कैप माइनस जे कैप बाई √2, तो सिंपली मेरे पास आ गया आई कैप माइनस जे कैप बाई 2, ये सिंपल, ठीक है। तो ऐसे ही एक क्वेश्चन आ गया। और हम आगे चलते हैं, कुछ अच्छी चीज़ें हम पढ़ते हैं।
वो है मेरे पास लेमिस थ्योरम। ठीक है, ये इस चैप्टर का और पूरे मैथमेटिकल टूल्स का ये लास्ट सेक्शन है, लास्ट पार्ट है, लेमिस थ्योरम। ठीक है, तो लेमिस थ्योरम हम पढ़ते हैं। थ्योरम, लेमिस थ्योरम। लेमिस थ्योरम ये अप्लाई करते हैं व्हेन, ये बहुत कम यूज़ आता है बट आपके लिए एक टूल की तरह हम इसको यूज़ करेंगे और हमें ये यूज़ करना आना चाहिए। कभी कभी इसका ज़रूरत पड़ती है, +2 में कुछ जगह पे हम इसको यूज़ करेंगे, बट इसको पढ़ा वेक्टर के अंदर ही जाता है। ठीक है, व्हेन फोर्सेस आर कोप्लेनर, नॉन लीनियर एंड कॉन्करेंट और दूसरी चीज़ है बॉडी शुड बी इन इक्विलिब्रियम। मैं समझाता हूँ क्या मैं लिख रहा हूँ। बॉडी शुड बी इन इक्विलिब्रियम। तो ये जो लेमिस थ्योरम है ये क्या कहती है, ये लेमिस थ्योरम है, नेम ऑफ द पर्सन लेमी। उन्होंने कहा कि ये हमारे पास कोई बॉडी है मान लीजिए, और इस पे 3 फोर्सेस लग रही हैं, ऐसे, ऐसे और ऐसे। मान लीजिए ऐसे 3 फोर्सेस लग रही हैं, वो फोर्सेस कोप्लेनर होनी चाहिए, मतलब एक ही प्लेन में होनी चाहिए। जैसे मतलब इसी प्लेन में होनी चाहिए, कोई फोर्स बाहर नहीं आनी चाहिए, कोई फोर्स अंदर नहीं जानी चाहिए, प्लेन ऑफ द पेपर में होनी चाहिए 3 फोर्सेस। नॉन लीनियर आप जानते हो कि ये एक ही लाइन में नहीं होनी चाहिए, ऐसे फोर्सेस नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ऐसे 3 अलग अलग डायरेक्शंस में लगनी चाहिए और वो कॉन्करेंट होनी चाहिए, मतलब एक ही जगह पे लग रही हो, जैसे को इनिशियल वेक्टर्स मैंने आपको बताया था। और दूसरी बात, बॉडी शुड बी इन इक्विलिब्रियम। अगर ये चीज़ें होती हैं तो हम लेमिस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। अब हम लेमिस थ्योरम को पढ़ेंगे। पहले हमने ये देख लिया कि लेमिस थ्योरम लगती कब है। लेमिस थ्योरम लगती है जब 3 फोर्सेस या 3 वेक्टर्स कोप्लेनर हों, एक ही प्लेन में हों, नॉन लीनियर हों और कॉन्करेंट हों, और जिस बॉडी पे वो तीनों फोर्सेस लग रही हैं दैट शुड बी इन इक्विलिब्रियम, तो हम लेमिस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इससे पहले लेमिस थ्योरम से पहले हमें साइन रूल पढ़ना पड़ेगा। साइन रूल क्या कहता है कि हमारे पास मान लीजिए एक ट्राइंगल है, ठीक है, और इसकी साइड्स ले लेते हैं। ये है मान लीजिए ए, ये है बी और ये है सी, और यहाँ पे जो एंगल्स बने हुए हैं, इसको मैं इस एंगल को ए बोल देता हूँ, इसको बी बोल देता हूँ, और इस एंगल को मैं सी एंगल बोल देता हूँ, ऐसे। ठीक है, अब मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया ऐसे, ये परपेंडिकुलर और इसकी हाइट है h। ठीक है, अब देखो, और ये परपेंडिकुलर है, तो मतलब इस छोटी वाली ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ, इसमें मैं साइन ए क्या लिखूंगा, साइन ए होता है हमारे पास ऑपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज, तो h बाय बी। और इस इधर वाली ट्राइंगल में, इस ट्राइंगल में साइन सी क्या है, साइन बी है मेरे पास h बाय, दैट इज ऑपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज, दैट इज ए। ठीक है, क्योंकि ये अगर एंगल 90 डिग्री है तो ये हाइपोटेन्यूज हो गया, और यहाँ से मैं लिख सकता हूँ h इज इक्वल टू बी साइन ए, और यहाँ से मैं लिख सकता हूँ h इज इक्वल टू ए साइन बी। फ्रॉम 1 एंड 2 ये तो दोनों h के बराबर हैं, दिस इम्प्लाइज बी साइन ए इज इक्वल टू ए साइन बी, ऐसे। तो मैं लिखूँगा इसको a बाय साइन a बाय a इज इक्वल टू साइन b बाय b, ऐसे। साइन a बाय a इज इक्वल टू साइन b बाय b, ऐसे। तो अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे एक और परपेंडिकुलर ड्रॉ करके फिर दोबारा इसको सॉल्व करूँगा इस ट्राइंगल को लेके और इस ट्राइंगल को लेके, तो जो मेरे पास रिजल्ट आएगा वो आएगा साइन a बाय a इज इक्वल टू साइन b बाय b इज इक्वल टू साइन c बाय c। ये हमारे पास साइन रूल कहलाता है, दिस इज कॉल्ड साइन रूल। ये क्या कहता है कि अगर मैं साइन a लिख रहा हूँ तो इसके ऑपोजिट साइड जो इस ट्राइंगल, इस एंगल के बिल्कुल सामने वाली साइड है, b के जो सामने वाली साइड है और c के जो सामने वाली साइड है, उसको आप ऐसे लिख सकते हो इस रेशियो में, साइन a बाय a दैट इज साइन ऑफ दिस angle divided by this side is equals to sine of this side by this angle by this side, sine of this angle by this side, and this is called sine rule। इसे हम साइन रूल बोलते हैं, और इसी साइन रूल का हम उपयोग करेंगे लेमिस थ्योरम को ड्राइव करने के लिए। ठीक है, तो हम लेमिस थ्योरम ड्राइव करते हैं।
देखिए हमने पढ़ा था कि मैंने अभी अभी आपको बताया कि लेमिस थ्योरम आप तभी लगाते हो जब एक बॉडी पे 3 फोर्सेस लग रही हों और वो सारी तीनों की तीनों फोर्सेस कोप्लेनर होनी चाहिए और वो नॉन लीनियर होनी चाहिए और बॉडी इक्विलिब्रियम में होनी चाहिए। तो मान लीजिए कि ये बॉडी, इस पे 3 फोर्सेस लग रही हैं, एक इस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है और एक फोर्स लग रही है मान लीजिए इस डायरेक्शन में और एक फोर्स लग रही है मान लीजिए इस डायरेक्शन में। ठीक है, ये दिखने में 3D है बट ये एक ही प्लेन है, वो 3D ये XYZ प्लेन नहीं है, ये एक ही प्लेन में बने हुए हैं। पहली बात, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। मान लीजिए कि ये एंगल है बीटा और इसका भी नाम लिख देते हैं। ये मान लीजिए A फोर्स है, ये मान लीजिए B फोर्स है, ये मान लीजिए C फोर्स है और ये जो एंगल बना हुआ है दोनों में ये बीटा है और ये जो एंगल बना हुआ है इनमें इसको हम अल्फ़ा कह देते हैं और ये जो एंगल है इसको हम गामा कह देते हैं। ठीक है, तो हमें ये चीज़ प्रूव करनी है। लेमिस थ्योरम है जो, वो बाद में मैं बताता हूँ क्या चीज़ प्रूव करनी है। मान लीजिए कि मैं इस लाइन के, इस फोर्स के पैरेलल एक यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ लाइन ऐसे, और इस लाइन को मैं पीछे प्रोड्यूस कर देता हूँ ऐसे, इस फोर्स को। तो ये कहीं ना कहीं इसको काटेगी जाके, क्योंकि ये एक ही प्लेन में है। तो देखिए ध्यान से, अगर ये एक लाइन है और ये एक लाइन है, ठीक है, ये एंगल हो गया मेरे पास अल्फ़ा, तो ये बाकी बचा कितना एंगल है, ये 180 माइनस अल्फ़ा। और क्योंकि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन दोनों मतलब B और A आपस में कितना एंगल बना रही हैं, अल्फ़ा, तो ये एंगल भी अल्फ़ा ही होगा ये, क्योंकि ये लाइन इसके पैरेलल है और ये तो हमने प्रोड्यूस ही किया, तो दिस एंगल इज़ अल्फ़ा अगेन, सॉरी गामा, ये एंगल गामा है। तो ये वाला एंगल कितना आ गया, ये आ जाएगा मेरे पास 180 माइनस गामा। सिमिलरली ये वाला एंगल कितना आ गया, ये देखो, ये एंगल बीटा है, ठीक है, और अगर आप इसको पीछे प्रोड्यूस करोगे, या ये एंगल कितना हो गया, ये भी बीटा हो गया क्योंकि ये दोनों लाइंस पैरेलल है, ये बीटा हो गया, तो ये कितना हो गया, ये होगा 180 माइनस बीटा, ये आ गया। अब ये जो ऊपर वाली ट्राइंगल है इसको हम देखते हैं, क्योंकि ये सब कुछ पैरेलल है, तो ये तो C आ गया और ये मेरे पास B आ गया और ये मेरे पास A आ गया। तो अब अकॉर्डिंग टू साइन रूल हम क्या लिख सकते हैं, ये आपको इसका रिजल्ट याद रखना है, ये मैं आपको सिर्फ ड्राइव करके सॉल्व करके बता रहा हूँ कि कैसे आया है वो। तो साइन रूल में हमने पढ़ा है दैट साइन ऑफ 180 माइनस अल्फ़ा बाय इसके जो ऑपोजिट साइड है A इज़ इक्वल टू साइन ऑफ 180 माइनस बीटा डिवाइडेड बाय जो इसके ऑपोजिट साइड है B इज़ इक्वल टू साइन ऑफ 180 माइनस गामा, साइन ऑफ 180 माइनस गामा और इसके ऑपोजिट साइड है C, तो ये C आ गया। तो साइन 180 माइनस गामा क्या होता है, साइन 180 माइनस अल्फ़ा क्या होता है, साइन अल्फ़ा बाय A, साइन 180 माइनस बीटा इज साइन बीटा डिवाइडेड बाय B इज इक्वल टू साइन 180 माइनस गामा। मतलब किस क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं, सेकंड की, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, और मैंने आपको बताया था जब हम एंगल को 180 या 360 से ब्रेक करते हैं तो साइन रहता है, कॉस रहता है, इसीलिए ये साइन गामा डिवाइडेड बाय C आ जाएगा। तो जो लेमिस थ्योरम है वो क्या कहती है, अगर मैं इनका रेसिप्रोकल कर लूँ तो A बाय साइन अल्फ़ा इज़ इक्वल टू B बाय साइन बीटा इज़ इक्वल टू C बाय साइन अल्फ़ा, सॉरी गामा। ये मेरे पास रिज़ल्ट है। अब इसको देखिए, मैं इसी फिगर को वापस रीड्रॉ करता हूँ। ये मेरे पास बॉडी थी जो इक्विलिब्रियम में है, ये C फोर्स लग रही है, ये इस पे A फोर्स लग रही है और ये इस पे B फोर्स लग रही है, और ये वाला एंगल है जो दैट इज़ बीटा, ये जो एंगल है दिस इज़ अल्फ़ा एंड दिस एंगल दिस इज़ गामा। तो अकॉर्डिंग टू लेमिस थ्योरम ये जो साइन अल्फ़ा है इसके ऑपोजिट एंगल कौन सा है, जो फोर्स लग रही है वो कौन सी है, C।
तो मतलब सी के बिल्कुल ऑपोजिट एंगल कौन सा है, तो सी डिवाइडेड बाय साइन अल्फ़ा इज इक्वल्स टू, जो ए है, ए के ऑपोजिट कौन सा एंगल बन रहा है, साइन अल्फ़ा, तो ए बाय साइन अल्फ़ा इज इक्वल्स टू बी, बी के बिल्कुल ऑपोजिट कौन है, साइन बीटा, तो साइन बीटा। ये जब भी ऐसे तीन फोर्सेस लगेंगी तो हम इन तीन फोर्सेस को इस तरह से लिख सकते हैं, दिस इज कॉल्ड लेबनिज़ थ्योरम, ठीक है, ये लेबनिज़ थ्योरम कहलाती है। अब इसी के साथ ये हमारा पहला चैप्टर मैथमेटिकल टूल्स ख़त्म होता है और ये पूरे का पूरा वेक्टर यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। अब मैं चाहता हूँ कि आप असाइनमेंट सॉल्व कीजिए और मेरे को क्वेश्चन पूछिए। मैं तब तक नया लेक्चर, नया वीडियो नहीं बनाऊंगा जब तक आप मेरे को प्रॉब्लम नहीं पूछते, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि पिछली असाइनमेंट सारी आप फिनिश कर लीजिए, जो भी प्रॉब्लम है मैं उनका अगर वीडियो सोल्यूशन देना पड़ा तो मैं आपको वीडियो सोल्यूशन दूंगा, अगर मेरे को ऐसे पेपर पे सॉल्व करके फ़ोटो खींच के समझाना पड़ा तो मैं वैसे समझा दूंगा, जैसे भी फिजिबल हुआ मैं करूँगा। बट मैं चाहता हूँ कि आप रिस्पॉन्ड कीजिए और मेरे को प्रॉब्लम पूछिए। आपकी पहली असाइनमेंट में अभी एक असाइनमेंट वेक्टर की और रहती है, तो जितनी जल्दी आप करोगे उतना ही अच्छा है आपके लिए, ठीक है। थैंक यू।